नमस्कार दोस्तों। अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो 9वीं यूनिट चल रही है उसका आज अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एंड बफर एरिया इन प्रोटेक्टेड रेंज। यानी जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो इसको आज इस टॉपिक को अपन विस्तार से आज देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कम्युनिटी टेब में जो आपको प्रतिदिन एक क्वेश्चन मिलता है उन क्वेश्चन के आंसर अपन आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपको दिया था। तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलने से प्राप्त होता है? तो यह कोयले के या कोल के जलने से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश जो होता है, जब विद्युत उत्पादन करते हैं तो उसमें कोयले का उपयोग किया जाता है और कोयला जब जलता है यानी उसका जब दहन होता है तब उस कोयले से फ्लाई ऐश यानी धूल कण निकलते हैं और ये धूल कण जले हुए कोयले के उत्पाद होते हैं जिनको संग्रहित किया जाता है। अगर संग्रहित नहीं करते हैं तो फिर ये वातावरण में उत्सर्जित हो जाते हैं और एक प्रदूषक के रूप में होते हैं। तो फ्लाई ऐश जो है वो कोयले के जलने से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब यह है कि मानव द्वारा जो प्रदूषण किया जाता है उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल वर्षा के वैसे कई कारण हैं लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कारखानों से। तो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है कारखाने। कारखानों से SO2 निकलती है और NO2 ये दोनों निकलती हैं और यही बाद में H2SO4 और HNO3 जो कि एक प्रकार के अम्ल है इनका निर्माण करते हैं। तो इससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से पेड़ पौधे और स्मारक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा है? क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है? वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज स्थल यूनेस्को द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक स्थल जो होते हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको जो दिया था उसमें आंसर आएगा नंदा देवी जैव मंडल आगार। नंदा देवी व फूलों की घाटी दोनों को सम्मिलित रूप से यूनेस्को प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु जब एक स्थान पर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को जैव विविध क्षेत्र कहा जाता है और इसी को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इनको आप नोट कर लें। और कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे कल के लेक्चर में उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर C और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? D है। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एंड बफर एरिया इन प्रोटेक्टेड रेंज।
concept of core and buffer area in protected range। संरक्षित क्षेत्र में कोर व बफर एरिया को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो 1976 में सबसे पहले यूनेस्को की जो टास्क फोर्स थी, 1976 में यूनेस्को की टास्क फोर्स ने बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आगार जो होते हैं उनके क्षेत्रों को मानव की आवश्यकता और जैव विविधता के अनुसार 3 भागों में उसको बांटा है। मानव की आवश्यकता और जैव विविधता यानी जहां पर ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर ये जीव जंतु क्रिटिकल स्थिति में है तो उस क्षेत्र को ज्यादा संरक्षित किया जाता है, वहां पर कठोर नियम बनाए जाते हैं, वहां मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। और जहां पर जैव विविधता कम है और जीव जंतुओं को मानव से कोई खतरा नहीं है तो उसको फिर ट्रांजिशन जोन तक ले जाया जाता है। इस प्रकार जो जैव मंडल आकार है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। और जैव मंडल की जो अवधारणा है वो काफी लचीली और सरल अवधारणा है, क्योंकि जहां ज्यादा जैव विविधता प्रभावित होती है मानव गतिविधियों से तो उसको ज्यादा संरक्षित कर दिया जाता है, और जहां पर जैव विविधता कम प्रभावित होती है तो उसको संरक्षित नहीं किया जाता। इसके अलावा मानव की आवश्यकताओं और उपयोग के आधार पर भी इन क्षेत्रों को बांटा जाता है। 1976 में यूनेस्को की टास्क फोर्स ने बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आगार को मानव आवश्यकताओं और वन्य जीवों की जैव विविधता एवं उपयोगिता के आधार पर अलग अलग जोन में विभाजित किया। अलग अलग जोन में इनको विभाजित किया। इसी को जोनिंग पैटर्न कहते हैं। जोन की जो अवधारणा है, जोन की अवधारणा बहुत ही सरल व लचीली है और इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। परिवर्तन कैसे होगा? क्षेत्र की स्थिति व आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए, टास्क फोर्स ने जैव मंडल आगार को 3 भागों में बांटा है, यानी आरक्षित क्षेत्र को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। टास्क फोर्स ने संरक्षित क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है। संरक्षित क्षेत्र को इसने 3 भागों में बांटा है।
तो ये तीन भाग कौन से हैं? पहला है कोर जोन, कोर जोन या कि इसको क्रोड क्षेत्र भी कहते हैं, क्रोड क्षेत्र। दूसरा है बफर जोन, बफर क्षेत्र, बफर जोन। तीसरा है ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र या फिर ट्रांजिशन जोन। इस प्रकार प्रोटेक्टेड एरिया को तीन भागों में बांटा जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। अपने सिलेबस में कोर जोन और बफर जोन है, लेकिन अपन तीनों ही इसमें पढ़ेंगे, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन को 1976 में यूनेस्को की टास्क फोर्स ने ही निर्धारित किया था। अब इसको अपन थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। पहला है कोर जोन, क्रोड क्षेत्र। इसको अपन कोर जोन मानते हैं। ये कोर जोन है। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जिनका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आर्थिक दृष्टि से भी ये जो जीव हैं वो महत्वपूर्ण है, और इनका आनुवंशिक कोष जो है उसको भी संरक्षित किया जाना है। आनुवंशिक कोष का मतलब ये है कि ये प्रजातियां जो हैं ये विलुप्त प्राय होने की कगार पर हैं, इसलिए इनके आनुवंशिक जो गुण हैं या फिर इनके आनुवंशिक बीज जो हैं जिससे इनकी अगली प्रजाति का निर्माण हो, उनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसलिए कोर जोन का निर्माण किया जाता है। यह सबसे आंतरिक क्षेत्र है। यह सबसे आंतरिक क्षेत्र है, सबसे अंदर का क्षेत्र है। स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। यहां पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। इन प्रजातियों के आनुवंशिक कोष को संरक्षित किया जाना है। आनुवंशिक कोष को संरक्षित किया जाना है, इसका मतलब यहां पर संकटग्रस्त, विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। जिनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, यानी यहां पर मानव अपनी गतिविधि नहीं कर सकता है। मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है।
यहां पर केवल मॉनिटरिंग की जा सकती है, मॉनिटरिंग संबंधी कार्य यहां पर किए जाते हैं। मॉनिटरिंग यानी पर्यवेक्षण किया जाता है। तो पर्यवेक्षण का काम कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करेंगे। तो सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी यहां पर पहुंच सुनिश्चित की जाती है, वो यहां पर मॉनिटरिंग का कार्य कर सकते हैं, यानी यहां पर मॉनिटरिंग का कार्य किया जा सकता है। बाकी जितने भी कार्य यहां पर नहीं हो सकते। सबसे आंतरिक क्षेत्र है, स्थानिक और जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों के आनुवंशिक कोष को सुरक्षित करना है। संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। मानव गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। केवल मॉनिटरिंग कार्य ही यहां पर किए जाते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारी इस क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरा है आपके बफर जोन। दूसरा है बफर जोन। बफर जोन जो होता है वो कोर जोन के बाहर का क्षेत्रफल होता है, इसे बफर जोन कहते हैं। यानी कोर जोन के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे बफर जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में ट्रेनिंग का कार्य किया जा सकता है, इन्वायरमेंट एजुकेशन का कार्य भी किया जा सकता है और इसमें रिसर्च का कार्य भी किया जा सकता है। तो ये जो क्षेत्र होता है यह है क्रोड क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र होता है। क्रोड क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र यह होता है। इस क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। ये कार्य यहां पर अनुमत हैं। इस क्षेत्र में मानव प्रवेश कोर जोन से अधिक व ट्रांजिशन जोन से कम होता है। यानी कोर जोन से तो अधिक व्यक्ति यहां पर आ सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन जोन से कम व्यक्ति यहां पर प्रवेश करते हैं। यहां पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पूर्णतः नियंत्रित हों और जैव विविधता को प्रभावित न करें। ऐसे कार्य जो पूर्णतया नियंत्रित हो व जैव विविधता को प्रभावित न करें, ऐसे कार्य यहां पर किए जाते हैं। मत्स्य पालन यहां किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में ट्रेनिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, मानव प्रवेश कोर जोन से अधिक लेकिन ट्रांजिशन जोन से कम होता है। यहां पर ऐसे कार्य जो पूर्णतः नियंत्रित हो और जैव विविधता को प्रभावित न करें, ऐसे कार्य यहां पर किए
जा सकते हैं। तीसरा है आपके ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन कोर जोन, फिर बफर जोन, और बफर जोन के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। कोर जोन में रिसर्च संबंधी कार्य हो सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में एनवायरमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और टूरिज्म संबंधी कार्य यहां पर हो सकते हैं। ये कार्य यहां पर हो सकते हैं। तीसरा है आपके ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो है यह बफर जोन के चारों तरफ का भाग होता है। ट्रांजिशन जोन, इस क्षेत्र में विकासशील कार्य और विकासशील योजनाएं जो हैं वो यहां पर संपादित की जा सकती है। बफर जोन के बाहर का क्षेत्र होता है यह क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में प्रतिबंध कम होता है। अतः मानव गतिविधियां की जा सकती है। यहां पर पर्यटन, कृषि, ट्रेनिंग संबंधी कार्य यहां पर किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, रिसर्च, टूरिज्म ये सारे कार्य यहां पर किए जा सकते हैं। यहां पर विकास कार्य व योजनाएं की जाती है। विकास कार्य व योजनाएं यहां पर की जा सकती है। यहां पर स्थानीय लोगों व प्रशासन के सहयोग से गतिविधियां की जाती हैं। स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहां पर कार्य किए जाते हैं। इस क्षेत्र की जो सीमा है यह सुरक्षित नहीं होती है। इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षित नहीं होती है। और ये जो क्षेत्र है ये काफी विस्तृत होता है। तो इस क्षेत्र को में बफर जोन के बाहर का जो क्षेत्र है वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है। काफी विस्तृत क्षेत्र होता है। मानव गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, पर प्रतिबंध यहाँ पे थोड़ा कम होता है। पर्यटन, कृषि, ट्रेनिंग जैसे कार्य किए जा सकते हैं। स्थानीय लोग जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि भी कर सकते हैं, लकड़ियां भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये गतिविधियां यहाँ पर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोग और प्रशासन के सहयोग से सारी गतिविधियां की जाती हैं। तो ये है ट्रांजिशन जोन। तो इस प्रकार यूनेस्को की जो टास्क फोर्स है उसने कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, 3 जोन में इसको विस्तृत किया है। 3 जोन में इसको बांटा है। तो ये 3 जोन जो है इनको आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी गतिविधि की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।